नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। लांजी विधायक हिना कावरे विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित, कांग्रेसियों में खुशी की लहर, जश्न मनाकर खुशी का किया इजहार। सुनील कांकरिया हत्याकांड मामले का मास्टरमाइंड राकेश जैन सहित 2 आरोपी गिरफ्तार, शुक्रवार को किया जाएगा न्यायालय में पेश। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कलेक्टर दीपक आर्य ने मतगणना स्थल का किया निरीक्षण, बस स्टैंड स्थानांतरित किए जाने की मंशा को लेकर कृषि उपज मंडी के सामने स्थित भूमि का लिया जायजा। बारदानों के अभाव में सावंगी धान खरीदी कार्य बाधित, किसानों को उठानी पड़ रही दिक्कतें। डीयू कार्यालय के भृत्य ने अपने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या, मानसिक रूप से अस्वस्थ था मृतक। और वारासिवनी से 2 नाबालिग सहेली लापता, परिजनों ने अपहरण की दर्ज कराई शिकायत। और अब समाचार विस्तार से। लांजी विधायक और राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता सुश्री हिना कावरे विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन में विजयी हुई हैं। जिले की कांग्रेस नेत्री के विधानसभा उपाध्यक्ष बनने से कांग्रेसियों में हर्ष की लहर व्याप्त है। आपको बता दें कि इसके पूर्व लांजी क्षेत्र के ही कद्दावर नेता और राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले NP श्रीवास्तव इस पद को सुशोभित कर चुके हैं। लंबे समय के बाद जिले को यह महत्वपूर्ण पद मिला है। विधानसभा उपाध्यक्ष का पद मिलना निश्चित ही जिले के लिए बड़ी उपलब्धि है। सुश्री हिना कावरे के विधानसभा उपाध्यक्ष बनने की खबर लगने के बाद से ही समस्त कांग्रेसियों में भारी हर्ष व्याप्त है। हिना कावरे संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हिना कावरे संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। आज लांजी विधानसभा 109 की विधायक सुश्री हिना लिखीराम कावरे के विधानसभा उपाध्यक्ष बनाए जाने पर मध्य प्रदेश सरकार और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री को हम लोग हार्दिक आभार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज शाम को कांग्रेस कार्यकर्ता काली पुतली चौक पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर आतिशबाजी करने के साथ ही मिठाई वितरित कर खुशी का इजहार किया। इस दौरान बालाघाट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने बताया कि आज बड़े हर्ष का विषय है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद लांजी की विधायक सुश्री हिना कावरे मध्य प्रदेश विधानसभा में उपाध्यक्ष बनी हैं। इससे समस्त कांग्रेसियों में हर्ष है। यह बालाघाट के लिए गौरव की बात है। जिले की लाडली बेटी ने कमलनाथ सरकार का कद बढ़ाया है। साथ ही हिना कावरे के विधानसभा उपाध्यक्ष बनने पर निश्चित तौर पर उनका राजनीतिक कद भी बढ़ा है। राष्ट्रीय प्रवक्ता और विधानसभा उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर हिना की ताजपोशी के साथ समूचा मध्य प्रदेश गौरवान्वित हुआ है। आज बड़े हर्ष का विषय है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश विधानसभा में लांजी की विधायिका हमारी बहन सुश्री हिना कावरे जी मध्य प्रदेश में विधानसभा में उपाध्यक्ष बनी हैं। उसी के इसमें पूरे कांग्रेस समस्त कांग्रेसी में एक हर्ष का विषय है। बालाघाट के लिए बड़े ही गौरव की बात है कि यहाँ की लाडली बेटी को इतना शानदार पद माननीय कमलनाथ जी द्वारा दिया गया। हम सभी लोग कमलनाथ जी का आभार और हिना कावरे के लिए उनकी जिस प्रकार से आगे बढ़ रही हैं उन सभी के प्रशंसक हैं और इस तरीके से बालाघाट में कांग्रेस द्वारा यह कार्यक्रम किया गया। वहीं लालबर्रा में भी लांजी विधायक हिना कावरे के विधानसभा उपाध्यक्ष निर्वाचित होने पर कांग्रेसियों ने जमकर जश्न मनाया। आपका परिचय? देवराज ठकरेली जाम मंडल है। क्या माहौल है
बहुत खुशी का माहौल है और मैं सबसे पहले हमारे जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो अध्यक्ष है सम्मानीय राहुल गांधी जी और हमारे मध्य प्रदेश के सम्मानीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। क्या लगता है आपको जो आज मतलब बालाघाट जिले को दो बड़े महत्वपूर्ण पद मिले कि कैबिनेट मंत्री बनाए गए गुड्डा जायसवाल जी को, और जो अटकलें चल रही थी क्या दिया जाएगा, तो हिना कांवरे जी को विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो इसका असर लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल पड़ेगा। पार्टी मजबूत होगी, संगठन मजबूत होगा और हमारा बालाघाट जिला जो है विकास की ओर अग्रसर होगा। और हमारे मुख्यमंत्री किस खुशी में आज यहाँ पे आतिशबाजी की? आज हमारी बहन हिना कांवरे लांजी विधायक उपाध्यक्ष विधानसभा उपाध्यक्ष बनाया गया जी। तो कब मिली आपको जानकारी? हमको 12:30 बजे दोपहर में 12:30। क्या माहौल है अभी हिना कांवरे जी का उपाध्यक्ष? माहौल है जिले में, माहौल है, प्रदेश में बहुत माहौल है, खुशी का माहौल है हर जगह। आज मध्य प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव में लांजी विधायक सुश्री हिना कांवरे जी का निर्वाचित हुई है और पूरे बालाघाट जिले में, अभी तो पूरे मध्य प्रदेश में खुशी की लहर है। उसी संबंध में आज लालबर्रा के कांग्रेसजनों के द्वारा बस स्टैंड में खुशी का इजहार किया गया और सभी कांग्रेसियों को और हमारे यहाँ के मतदाता नागरिकों को मिठाई खिलाकर हिना कांवरे जी के उपाध्यक्ष बनने पर खुशी जाहिर की गई। और सभी यहाँ पे बहुत दिनों बाद बालाघाट जिले को उपाध्यक्ष का एक संवैधानिक पद मिला है, इसके लिए पूरा जिला और जिला कोषालय अधिकारी अंजनीश पंद्रे ने भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इलाहाबाद बैंक, पंजाब बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधकों से कहा है कि वे मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के 29 दिसंबर के आदेश के परिपालन में लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि का भुगतान न करें। बैंक के शाखा प्रबंधकों से कहा गया है कि लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि के भुगतान की वर्तमान प्रक्रिया को बंद किया जाना है, इसीलिए आगामी माह अर्थात जनवरी 2019 की पेंशन जो फरवरी 2019 में देय है का भुगतान न किया जाए। स्थानीय अंबेडकर चौक स्थित इतिहास एवं पुरातत्व संग्रहालय में गुरुवार को कलेक्टर दीपक आर्य की अध्यक्षता में आवश्यक बैठक आहुत की गई। इस बैठक में पुरातत्व संग्रहालय अधोसंरचना को लेकर मुख्य एजेंडे पर विचार विमर्श कर आवश्यक निर्णय लिए गए। इस बैठक में पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह घरवार सहित संस्था से जुड़े तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक के संदर्भ में पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान कलेक्टर श्री आर्य ने कहा कि शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर हमारे द्वारा हर संभव प्रयास किए जाएंगे, जिसको लेकर योजना तैयार की जा रही है। वहीं इतिहास एवं पुरातत्व शोध संग्रहालय की अधोसंरचना को लेकर प्रमुख एजेंडों को लेकर विचार विमर्श किया गया है। इतिहास एवं पुरातत्व संग्रहालय की बेहतर व्यवस्था को लेकर सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे। पुरातत्व संग्रहालय अच्छी स्थिति में है, यहाँ पर संरक्षण के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं, बस कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो हम प्रयास करेंगे कि इनको उपलब्ध करवा पाएँ। पुरातत्व का अपने धरोहर की रक्षा करना, अपने पुरातत्व की रक्षा करना हम लोगों का कर्तव्य है और हम हर तरीके से प्रयास करेंगे। जन भागीदारी, जन सहयोग यहाँ से भी हम उपलब्ध करा सकते हैं। शासन को भी पत्र लिखेंगे, शासन से हम राशि प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। कलेक्टर आर्य ने बैठक के पूर्व पुरातत्व संग्रहालय का जायजा लिया। वहीं पुरातत्व धरोहर नैरोगेज को संवारने के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने पुरातत्व संग्रहालय में सहेजी गई पुरातत्व धरोहरों का भी जायजा लिया। वहीं उन्होंने भूगर्भ संग्रहालय का भी निरीक्षण किया। अपने अच्छे आप जानते हैं यहाँ के वोट करके नहीं लगाया था। अभी अपन इसको कोई अपन परचेज तो करते नहीं, पुरातत्व के लिए लेते हैं तो उसकी जो कास्ट है ना सर वो समर्थन मूल्य पर धान बिक्री को लेकर जिले के किसानों के लिए एक खुशखबरी है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए घोषित अंतिम तारीख 15 जनवरी को बढ़ाकर अब 25 जनवरी कर दिया गया है।
अब जिले के किसान 25 जनवरी तक अपनी उपार्जन धान संबंधी केंद्र में समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे। निश्चित तौर पर यह खबर उन किसानों के लिए फायदेमंद है जिन्होंने विभिन्न कारणों के चलते अपनी धान अब तक उपार्जन केंद्रों में नहीं भेजी थी। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जिला सहकारी केंद्रीय बैंक महाप्रबंधक PS धनवाल ने बताया कि यदि कोई किसान 25 जनवरी तक उपार्जन केंद्र में धान लाकर टोकन प्राप्त कर लेता है तो उसकी धान हर हाल में खरीदी जाएगी। सर, किसानों के लिए भी खुशखबरी ये कि 25 जनवरी तक उनकी धान लेनी है। जी कब से? जी यह सही है। आदेश प्राप्त हो चुका है। उपार्जन की जो अंतिम तिथि 15 जनवरी थी उसको बढ़ाकर अब 25 जनवरी कर दिया गया है। एक बात और मैं किसान बंधुओं से उसको अवगत कराना चाहूँगा कि 25 जनवरी को भी यदि कोई किसान बंधु अपनी धान को विक्रय नहीं कर पाया है पर वो हमारे केंद्र पर उपस्थित है और वो हमारे केंद्र से टोकन प्राप्त कर लेता है तो उसकी धान हर हाल में खरीदी जाएगी। इसलिए बहुत ज़्यादा उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पंजीकृत किसानों से यदि वो विक्रय करना चाहता है तो हर हाल में उसकी धान क्रय की जाएगी। सर, अभी धान खरीदी केंद्रों में चिंता का विषय क्या है? अभी सबसे ज़्यादा हमारे पास में जो चुनौती है, एक तो बारदाना की आपूर्ति मांग अनुरूप उपलब्ध कराना, दूसरी चुनौती है परिवहन की। परिवहन के लिए एक तरफ हमने सॉर्ट आउट किया, कलेक्टर महोदय ने जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित करते हुए लगभग 100 ट्रक सभी सेक्टर्स में अतिरिक्त रूप से बढ़ाए हैं। 3-4 दिन से काम कर रहे हैं। लेकिन फिर दूसरी समस्या आ रही लेबर की कि वहाँ पर जो और पॉइंट की, जहाँ भंडारण केंद्र है उनमें पॉइंट लिमिटेड है, वहाँ पर लेबर लिमिटेड है, तो वो एक बड़ी चुनौती है और उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। सभी को बोला गया है, सभी राजस्व अधिकारियों को बोला गया है कि वो माने हर अपने अपने क्षेत्र में यदि मजदूर कम है तो मजदूरों की संख्या व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। परिवहनकर्ता को बोला है कि वो गाड़ियाँ बढ़ाएं। हम भी इस बात को सतत रूप से देख रहे हैं। यदि हमारे किसी उपार्जन केंद्र पर जिले में विभिन्न धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से अब तक 60% किसानों की धान समर्थन मूल्य पर खरीदी जा चुकी है, जबकि 40% किसान ऐसे हैं जिन्होंने अपना उपार्जन अभी तक नहीं बेचा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष जिले में विभिन्न उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 2,84,000 मैट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया था, जबकि इस वर्ष अब तक महज 39,000 किसानों ने 1,70,000 मैट्रिक टन धान बेची है। वहीं विभिन्न धान खरीदी केंद्रों पर परिवहन, हमाल, बारदानों की कमी सहित अन्य कारणों के चलते धान की खरीदी प्रभावित होने की बात सामने आ रही है। समस्याओं को लेकर की गई चर्चा के दौरान जिला सहकारी बैंक महाप्रबंधक PS धनवाल ने बताया कि परिवहन की समस्या को दूर करने के लिए कलेक्टर के निर्देशन पर जिला परिवहन अधिकारी ने परिवहनकर्ताओं को 100 ट्रक अतिरिक्त उपलब्ध कराए हैं। वहीं लेबर, बारदाने की कमी को दूर करने के निर्देश जारी किए गए हैं। गत वर्ष बालाघाट जिले में 2,84,000 मैट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया था। इस वर्ष अभी तक लगभग 39,000 किसानों से 1,70,000 मैट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया है। मोटे रूप से देखा जाए तो लगभग मात्रा में 60% के आसपास और संख्या में 56% के आसपास ही धान का उपार्जन हुआ है। शुरुआती दौर में धान के उपार्जन में कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण निर्वाचन आचार संहिता के लागू रहते हुए परिवहनकर्ता की नियुक्ति होने में विलंब के कारण धान उपार्जन का कार्य प्रभावित हुआ है। लेकिन अभी लगभग 1 सप्ताह से प्रति दिवस लगभग धान उपार्जन केंद्रों पे 10 से 12,000 मैट्रिक टन के आसपास धान की आवक हो रही है और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ व्यवस्थाओं का प्रबंधन करने में लगा हुआ है। उठाव की समस्या भी आ रही है? जी, उठाव की समस्या इसलिए आ रही है कि जो बैकलॉग है हमारे पास में काफ़ी था। लगभग हम टोटल जो उपार्जित मात्रा उसका 50% ही उपार्जन कर पाए थे। अब चूंकि आवक भी अधिक है और उपार्जन के लिए जो जहाँ भंडारण हो रहा है वहाँ पर पॉइंट भी लिमिटेड है, वहाँ पर लेबरों की संख्या भी लिमिटेड है। इस कारण से प्रेशर बहुत। अप्रैल मई में संभावित लोकसभा चुनाव के लिए प्रारंभिक तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। इसी तारतम्य में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक आर्य ने गुरुवार को शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में लोकसभा निर्वाचन में मतगणना स्थल के लिए चयनित स्थल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया, उप जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप सिंह, SDM केसी बोपचे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। नवेगांव क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सेहौरा में हैंडपंप से पानी ले जाने के विवाद को लेकर एक वृद्धा और उसके देवर
से कुछ लोगों ने मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। दोनों घायल प्रभाबाई माहुले और फतेलाल माहुरे सिहोरा निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। कलेक्टर दीपक आर्य ने गुरुवार को अधिकारियों के साथ मोती गार्डन एवं मोती तालाब का निरीक्षण किया और इसे आकर्षक स्वरूप प्रदान करने के संबंध में चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोती गार्डन को और अधिक विकसित किया जाएगा। वहीं कलेक्टर श्री आर्य ने इस दौरान उप संचालक मत्स्य उद्योग के कार्यालय एवं परिसर का जायजा लिया। वहीं कलेक्टर श्री आर्य ने बालाघाट के बस स्टैंड को नए स्थान पर स्थानांतरित कर उसे व्यवस्थित करने के लिए अधिकारियों के साथ गोंगले में कृषि उपज मंडी के सामने पड़ी खाली जमीन का भी निरीक्षण किया। मैं प्रयास वही कर रहा हूँ कि मोती तालाब में ऐसा नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा है। पुराने लोगों ने जो काम किया है बिल्कुल काम किया, पर उसको थोड़ा सा व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। तो जो रुपए बेसिकली खर्च किए गए उन रुपए का सदुपयोग उसके बाद देखे, जब हम उसको थोड़ा सा सुंदरता उसकी बढ़ा देंगे। तो हमारा सिर्फ इतना सा प्रयास है, बाकी लोगों ने पूरा स्ट्रक्चर का काम कर दिया है, उसको सजावट का काम हम लोग करेंगे। उसके बाद उनका सारा जो पुराने प्रयास थे वो प्लस हमारा जो छोटा सा काम होगा वो सारा मिलकर के मोती तालाब एक नया स्वरूप लेगा। सर बाईपास को लेकर भी कुछ प्लानिंग चल रही है, किस प्रकार की? बाईपास के लिए मैं देख करके अभी आया हूँ। फॉरेस्ट से कुछ इश्यूज़ हैं, तो हम लोग वन विभाग से प्रयास करेंगे, वन विभाग से उनका निराकरण किया जा सके, जिससे कि शहर को एक बाईपास दिया जा सके और शहर के विकास के लिए कार्य किया जा सके। परसवाड़ा के विनय इडपाचे अरंडिया निवासी, सुंदरम धुर्वे मलाजखंड निवासी एवं भावना गौतम बालाघाट निवासी ने नेपाल में हो रहे इंटरनेशनल चैंपियनशिप स्पर्धा गिल्ली डंडा में भारत देश को गोल्ड मेडल दिलाकर देश सहित परसवाड़ा का नाम रोशन किया है। इन युवाओं ने इतिहास रचते हुए फाइनल मैच भूटान से खेलते हुए जीत हासिल कर चमचमाती ट्रॉफी और गोल्ड मेडल जीता। इन खिलाड़ियों का क्षेत्रीय युवाओं के द्वारा रैली का आयोजन कर भव्य स्वागत किया गया। अरे यहाँ मलाजखंड में है। जनपद अध्यक्ष सुशीला सरोते ने कहा कि इन प्रतिभाओं को निखारने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मैं कहना चाहूँगी कि जो बच्चे हैं हमारे, जैसे हम पंचायत स्तर से खिलाते हैं, ये बहुत पुराना खेल है गिल्ली डंडा, जिसको टिप कैट कहते हैं। तो इस खेल को इनने इंटरनेशनल पे ले वहाँ पर खेल के आए हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है। और मेरे छोटे से ग्राम अरंडिया का बच्चा है, एक गरीब परिवार का बच्चा है, वो वहाँ जाके नेपाल में जाके भूटान को हरा के जीत कर इंटरनेशनल चैंपियन खेल खेला और जीत कर हम लोगों के बीच में आया। और आज हम लोग परसवाड़ा के सभी लोग, हमारे जनपद सदस्य हरनाम जी, पुशाम भैया, दीप सिंह, सरपंच अरंडिया, ये सभी लोग हम लोग बहुत देर से वेट किए और जैसे ही उन लोग आए हम लोग फूल माला से उनका स्वागत किया और बाजा गाजा के साथ में रैली निकाल के हम लोगों ने पूरे। धान स्टॉक निरीक्षण टीम के द्वारा गुरुवार को की जा रही कार्यवाही के दौरान एक संदिग्ध ट्रक को धान भरते हुए जब्त किया गया। यह ट्रक अमेड़ा रोड भरवेली स्थित अग्रवाल राइस मिल से धान लोड करता हुआ पाया गया, जिसके आवश्यक दस्तावेज एवं जानकारी नहीं मिलने के कारण तहसीलदार सुश्री आकांक्षा चौरसिया ने ट्रक को भरवेली थाने में खड़ा करवाकर पंचनामा कार्यवाही पूर्ण की। इस संदर्भ में तहसीलदार सुश्री आकांक्षा चौरसिया ने आवश्यक जानकारी दी। जब्त किया आपने, क्या मामला था पूरा? जी, अग्रवाल राइस मिल जो कि अमेड़ा रोड भरवेली में स्थित है, वहाँ पर एक ट्रक में धान भरी जा रही थी और ट्रक जो उस मिल का मालिक है वो ये बताने में असमर्थ है कि वो अभी कहाँ बेचने के लिए ले जा रहा था। तो उस ट्रक को जब्त करके भरवेली थाने में खड़ा किया गया है
और उसको बताया गया कि आप एसडीएम सर से विधिवत परमिशन लीजिए और सारे अपने रिकॉर्ड्स चेक कराने के बाद में ही उसको। मैडम कैसे पकड़ा ट्रक को आपको? कलेक्टर महोदय के निर्देश के अनुसार हम लोगों को सभी को आज धान के जो स्टॉक है उनको चेक करने जाना था और उसी के लिए हम लोग गए हुए थे। तो वहाँ पे ट्रक भरा रहा था जिसमें पूछताछ में पता चला कि भाई उसके पास में कोई भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि कहाँ जा रहा है और किसके लिए वो ट्रक भरा जा रहा है। इसके लिए उसको भी खड़ा किया गया। मतलब क्या कार्रवाई की गई? उसे जब्त करके अभी एसडीएम भरवेली थाने में खड़ा कर दिया गया है और एसडीएम सर से उसको विधिवत परमिशन लेने के लिए निर्देश दिए गए। नगर के सौंदर्यीकरण के अहम मकसद को लेकर कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देशन में नगर में फैले अतिक्रमण को हटाने की एक मुहिम चलाई गई थी, लेकिन इस अतिक्रमण हटाओ अभियान में कुछ दिनों से विराम लगा हुआ है, जिसको लेकर यहां व्यापारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वहीं अपनी जीविका से हाथ धो बैठे छोटे व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त है, जिनके द्वारा लगातार विस्थापन की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि कलेक्टर दीपक आर्य ने पदभार ग्रहण करते ही नगर के सौंदर्यीकरण को लेकर अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की थी। नगर के प्रमुख मार्गों से अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया गया था। जहां एक ओर इस अतिक्रमण कार्यवाही का व्यापारियों ने पुरजोर विरोध किया था, वहीं फुटकर व्यापारियों ने इस अतिक्रमण कार्यवाही पर दूजा भाव करने का आरोप लगाते हुए कार्यवाही पर सवाल खड़े कर दिए थे। अंबेडकर चौक, हनुमान चौक व मेन रोड में अब तक हो चुकी अतिक्रमण कार्यवाही जिला प्रशासन एवं नगर पालिका प्रशासन के द्वारा संयुक्त तौर पर शुरू की गई। अतिक्रमण कार्यवाही के तहत नगर के अंबेडकर चौक से लेकर हनुमान चौक एवं हनुमान चौक से लेकर मेन रोड काली पुतली चौक तक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में महज गुमठी, ठेले व दुकानों के चबूतरों को अतिक्रमण के नाम पर निशाना बनाया गया। इसके बाद प्रशासन ने अतिक्रमण कार्यवाही पर विराम लगा दिया। इसके बाद अतिक्रमण कार्यवाही को लेकर जिला प्रशासन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाया है। अतिक्रमण कार्यवाही पर अभी अल्प विराम है। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि हमारा उद्देश्य अतिक्रमण के नाम पर शहर को खंडहर में तब्दील करना नहीं है। अतिक्रमण की कार्यवाही पर अभी अल्प विराम है। जो अतिक्रमण तोड़ा गया है उसका पुनः निर्माण हो जाएगा। पहले अतिक्रमणकर्ताओं को स्थापित करने का प्रयास है, उसके बाद आगे की कार्यवाही जारी रहेगी। अतिक्रमण को लेकर विराम का कारण कोई ये अल्प विराम है। ये मैं आपसे यही कहना चाहूँगा। कारण सिर्फ इतना सा है कि हम लोग ये चाहते हैं कि जो हम लोगों ने तोड़ा है उसका पुनर्निर्माण हो जाए। लोगों का, शहरवासियों को लगे कि कुछ है। यदि हम सारा तोड़ते जाएंगे और कुछ बनाएंगे नहीं तो शहर में एक अजीब सी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो पहले जो गरीब लोग हैं, जो लोग शहर में बैठे हुए हैं, जो अतिक्रमण करता हैं, उन लोग, हमारा प्रयास ये है कि उनको हम कहीं ना कहीं विस्थापित करते हैं, क्योंकि वो शहर की भी आवश्यकता है। अगर उनको, जैसे कोई दुकान वाला है तो दुकान की आवश्यकता शहर को, इसलिए वो शहर में है। तो हम पहले ये प्रयास कर रहे हैं कि उसको विस्थापित करके उसको एक प्रॉपर स्थान दे दें, उसके बाद ही हम आगे कार्रवाई प्रारंभ करें। जिले के बहुचर्चित सराफा व्यापारी सुनील कांकरिया हत्याकांड के मामले में पुलिस ने और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड राकेश जैन उर्फ जैनी एवं अमर महतो शामिल हैं। दोनों ही आरोपियों को बालाघाट पुलिस ने झारखंड राज्य के जमशेदपुर से लेकर आई है और उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। इन दोनों आरोपियों को पुलिस शुक्रवार को न्यायालय में पेश करेगी। आपको बता दें कि सराफा व्यापारी सुनील कांकरिया की हत्या 20 नवंबर 2017 को की गई थी। इस हत्याकांड में लिप्त 2 आरोपियों की वीडियो फुटेज सीसीटीवी के माध्यम से सामने आई थी। यह हत्याकांड पुलिस के लिए चुनौती बन गई थी। इस हत्याकांड में लिप्त लगभग सभी 6 आरोपियों को जमशेदपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बालाघाट पुलिस के द्वारा इस हत्याकांड के एक आरोपी निर्मल सरुफिन को एक दिन पूर्व ही जमशेदपुर से लाकर इस हत्याकांड का खुलासा किया गया था। इस संदर्भ में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया ने कहा कि कल इन्हें न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा। को गिरफ्तार कर लिया। कौन आरोपी? आज जमशेदपुर से बालाघाट पुलिस सुनील काकरिया जी के हत्याकांड में शामिल मास्टरमाइंड राकेश जैन और एक अन्य आरोपी अमन को ट्रांजिट रिमांड पर बालाघाट लेके आए हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है और शीघ्र ही उन्हें माननीय न्यायालय में पेश करके उनका पुलिस रिमांड लिया जाएगा और आगे की पूछताछ जारी रखी जाएगी। सर और कुछ खुलासे हुए सर? अभी पहुँचे ही हैं और पूछताछ चल रही है और शीघ्र ही इसमें और आगे की बात प्रेस के सामने लाई जाएगी। मुख्यमंत्री
फसल ऋण माफी योजना के तहत जिले के किसानों की लगभग 250 करोड़ की राशि माफ हो रही है। कर्ज माफी का लाभ जिले के लगभग 78,000 किसानों को मिलेगा। इसके अंतर्गत 31 मार्च 2018 की स्थिति में किसानों पर जो बकाया फसल ऋण है उसमें कालातीत और अकालातीत दोनों समाहित है। यह ऋण माफ किया गया है। साथ ही जिले में 1 अप्रैल 2018 से लेकर 12 दिसंबर 2018 तक जो कालातीत राशि मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना के अंतर्गत किसान बंधुओं द्वारा जमा कराया गया है, शासन के निर्देशानुसार वह राशि किसानों को वापस की जाएगी। जो जानकारी सामने आई है इसके अनुसार उन्होंने 31 मार्च 2018 की स्थिति में कालातीत ऋण को जमा कराया है, वह माफ नहीं होगा। वहीं 1 अप्रैल 2018 के बाद जो फसल ऋण लिया गया है वह भी ऋण माफी के दायरे में नहीं आएगा। इसके संबंध में जानकारी देते हुए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के महाप्रबंधक श्री धनवाल ने बताया कि जो भी किसान फसल ऋण माफी की पात्रता रखते हैं उन सभी किसान बंधुओं से अनुरोध है तथा ऋण माफी का लाभ लेने सबसे महत्वपूर्ण बिंदु भी है। सभी किसान अपना DMR खाता, बचत खाता खुलवाएं। अगर किसान ने कोऑपरेटिव बैंक से संबंधित ऋण लिया है तो हमारे शाखा में आकर खाता खुलवाएं और उस खाते के आधार से सीक्रेट करवाएं। करीब 45 करोड़ की राशि किसानों को वापस होगी। जिले के किसानों का करीब 250 करोड़ रुपए फसल ऋण माफ होना है, जिनमें 49 करोड़ 51 लाख रुपए अकालातीत ऋण है तथा बाकी करीब 201 करोड़ रुपए कालातीत ऋण है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना के तहत करीब 45 करोड़ राशि किसानों द्वारा जमा कराई गई थी, वह राशि किसानों को वापस होगी। श्री धनवाल ने बताया कि यह राशि आगामी 22 फरवरी के बाद किसानों के खातों में जमा होना प्रारंभ हो जाएगी। आवेदन पत्र को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक हरा आवेदन होगा, फसल ऋण खाता खुला होगा तथा आधार से सीडेड होगा। जो खाता निर्विवाद है, प्रथम चरण में उसकी सूची के डिस्प्ले सभी ग्राम पंचायत स्तर पर करवाया जाएगा। दूसरी कैटेगरी में खाता तो है लेकिन वो आधार से सीडेड नहीं है, उनके लिए सफेद आवेदन पत्र बना है। पूरे प्रशासन का लक्ष्य होगा कि उन लोगों का आधार सीडेड करवाकर सफेद से हरे में कन्वर्ट करवाया जाए। अंत में वो किसान जिनका पिंक आवेदन पत्र होगा, जो कहता है ऋण तो लिया था लेकिन सूची में प्रदर्शित नहीं किया गया। दावा आपत्ति पर बैंक द्वारा परीक्षण कर किसान को लाभ दिलाया जाएगा। बालाघाट जिले में जो मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना है उसके अंतर्गत लगभग 250 करोड़ की राशि माफ हो रही है और 31/3/2018 की स्थिति में जो बकाया फसल ऋण है उसमें अकालातीत और कालातीत दोनों समाहित है, वो माफ किया गया है। तथा बालाघाट जिले में जो 1 अप्रैल 2018 से लेकर 12 दिसंबर 2018 तक जो राशि कालातीत राशि मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना के अंतर्गत किसान बंधुओं ने जमा कराई गई है, शासन के निर्देशानुसार वह राशि भी उसको वापस की जाएगी। इसमें मैं सभी किसान बंधुओं से अनुरोध करना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु इस योजना के अंतर्गत है किसानों को लाभ प्राप्त होने का, वो है कि वो अपना खाता, DMR खाता, बचत खाता, दोनों कोऑपरेटिव बैंक से संबंधित यदि किसान ने ऋण लिया है तो हमारे शाखा में आकर खुलवाएं और उस खाते को आधार से सीडेड कराएं, क्योंकि जो योजना के अंतर्गत लाभ जो प्राप्त होना, प्रथम जो चरण में जो लाभ मिलेगा वो ऐसे किसानों को मिलेगा जिनका फसल ऋण खाता हमारी शाखा में उपलब्ध है और वह खाता आधार सीडेड हो। दूसरे चरण का जो एक कार्रवाई है उसमें वो लोग होंगे कि उनका फसल ऋण खाता तो है, बचत खाता तो है, लेकिन वो आधार से सीडेड नहीं कराया है, तो वो अभियान के रूप में उन किसानों को 15 फरवरी तक आधार से सीडेड करवा देना है। यदि 15 फरवरी तक वो आधार से सीडेड। वारासिवनी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सावंगी धान उपार्जन केंद्र में बारदानों के अभाव में विगत 2 दिनों से धान खरीदी बंद रही, जिसके कारण सावंगी और सरंडी के सैकड़ों किसान अपने धान विक्रय करने के लिए दिन रात उपार्जन केंद्रों के चक्कर काट रहे हैं। इस केंद्र में 10,000 क्विंटल से भी अधिक धान संरक्षण हो चुका है। वहीं परिवहन न होने के चलते लगभग 25,000 क्विंटल से अधिक धान केंद्र में डंप है, जहां धान खरीदी नहीं होने से 5 दिनों से किसान अपने धान की जगवाली कर रहा है।
क्योंकि नियमित रूप से धान खरीदी कार्य नहीं चल रहा है। सर क्या नाम आपका? तिलकराम रांगडले। कहाँ से आए हैं? सरली। आप कितने दिनों से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं धान बेचने के लिए? तो अभी कट्टियाँ नहीं मिल रही है, परेशानी हो रही है, रात में जगना दिन में जगना, परेशान। इस बारे में अपने अधिकारी से बात किया, कट्टियाँ क्यों नहीं मिल पा रही है, खरीदी क्यों नहीं चल पा रही है? बोलते हैं कि आएगी जाएगी, 400 कट्टी फटी कट्टी आ रही है, वो आ रही है, इस टाइप से चल रहा है कार्यक्रम। मतलब उपयुक्त जवाब नहीं दे पा रहे हैं अधिकारी? अब वो दे नहीं पा रहे हैं ना, क्या करें। कल शायद आई है कुछ कट्टियाँ, तो अभी मार्का लगा नहीं लगा इसकी भी गारंटी नहीं है। तो भैया खरीदी कितने दिनों से बंद है? यहाँ खरीदी अभी क्या सोमवार को आप खरीदी हुई थी ना, सोमवार को भी, और मंगल से बंद है। भैया क्या नाम है? मेरा नाम धनेन्द्र चौहान, सावंगी का रहने वाला हूँ। अब यहाँ खरीदी केंद्र में क्या समस्या जा रही है? समस्या तो बहुत सारी है। लगभग यहाँ 100 किसान 4-5 दिनों से अपना डंप किए हुए हैं। ना तो यहाँ पर चपरासी की व्यवस्था है, ना देखरेख की व्यवस्था है, ना किसी प्रकार की सुविधा है। एक तो पहली बात तो है कि शासन ने बोरे भी अवेलेबल नहीं कराया हुआ है। कर्मचारी बोल रहे हैं बोरे आ रहे हैं, बोरे अभी तक नहीं आए हैं। जग ही रहे किसान। हो सकता है इतनी ठंड में यहाँ किसान काम करते हैं, कहीं मर गया तो कौन कौन इसकी भरपाई करेगा? क्या शासन उसको देने वाला है कुछ? उसकी किसानी करने वाला है शासन? सर क्या नाम आपका? शिवचरण सोनी। हाँ सर, कितने दिनों से आप यहाँ पर धान लेकर के आए हैं जो खरीदी नहीं हो पा रही? यहाँ पे हो गया तीसरा दिन हो गया। तीसरा दिन हो गया? तीसरा दिन हो गया। यहाँ काफ़ी परेशान हूँ मैं, और रात में भी काफ़ी ठंडी रहती है, और अपना बारदाना जो है, बारदाना भी 3-4 दिनों से नहीं आ रहा है। मतलब मुख्य समस्या है बारदाना को नहीं आने की। पहले भी कुछ किसान है वो 4 दिन से यहाँ पे है, सरंडी वाले, शाउंगी वाले काफ़ी परेशान है। और कर्मचारी के तो ऐसा है कि कर्मचारी आता है, अभी आएगी, शाम को आएगी, कल होगा, यही समस्या है। और अभी तक के यहाँ की सोसाइटी बंद है, जो किसानों के लिए है ना, कम से कम निर्धारित 10 बजे खुल जाना चाहिए। इस संदर्भ में सहकारी सोसाइटी सावंगी के पूर्व डायरेक्टर नेहरू लाल राणा ने बताया कि बारदाना के अभाव में धान खरीदी रुकी हुई है। क्या परेशानी है? सर आपका नाम बताइए। नेहरू लाल राणा। आप यहाँ धान लेकर के आए बेचने के लिए, कितने दिनों से आपकी मतलब धान नहीं बिक पा रही, क्या समस्या जा रही है यहाँ? समस्या ये जा रही है कि यहाँ अपने परसों से धान आया, कट्टी के अभाव के कारण धान रुका हुआ है, और कर्मचारी अपने हिसाब से कट्टियाँ दे रहे, कट्टियाँ नहीं मिल रही है, और ऊपर से कट्टियाँ नहीं, इसलिए लोगों को परेशानी हो रही है। कोई 3-3 कोई 4-4 दिन के है। वहीं इस संदर्भ में जिला सहकारी बैंक के महाप्रबंधक PS धनवाल ने कहा कि बारदानों की व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित की जाएगी। सावंगी की धान खरीदी केंद्र आज से बंद करते हैं। सावंगी और एक दीनी शायद उपार्जन केंद्र इस क्षेत्र में है, जहां पर बारदाना बिल्कुल ख़त्म हो गया था। कलेक्टर महोदय ने कल SDM कटंगी और SDM वारासिवनी को ये निर्देश दिए हैं कि वो जो मिलर्स हैं उनके माध्यम से जो पुराने बारदाने प्राप्त होना है, तो वो उनका वहाँ पर सत्यापन करवा लें और उनसे तत्काल वहाँ बारदाना उपलब्ध कराएं। तो दोपहर तक मुझे लगता है कि आज वहाँ दोनों केंद्रों पर बारदाने की व्यवस्था सुनिश्चित हो जाएगी और उपार्जन का कार्य करवाया जाएगा। मध्य प्रदेश इको विकास बोर्ड द्वारा इन दिनों स्कूली बच्चों को प्रकृति से रूबरू कराने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में विरसा अनुभाग के वन ग्राम सोनघाघरा में कैंप आयोजित कर बच्चों को वन का भ्रमण कराया गया और वन में लगे औषधीय पौधों की जानकारी के साथ साथ वन्य जीवों के बारे में बताया गया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए वाद विवाद प्रश्नोत्तरी जैसे आयोजन किए गए। वहीं बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। और इको अनुभूति का प्रोग्राम जो सोनघाघरा में किया गया है, यहाँ की सबसे अच्छी सुंदर जगह को चयन किया गया है, जिसमें अलग अलग स्कूल के बच्चे 6ठी क्लास से लेकर 11वीं क्लास के बच्चों को हम लोग प्रकृति से जोड़ने का काम करते हैं। प्रकृति से जुड़े चीज़ों के बारे में बताते, जैसे पेड़ पौधे, जंगली जानवर, नदी नाले, खाद्य श्रृंखला और जो विलुप्त प्राणी है, विलुप्त जो कगार पे हैं, उनके बारे में बताते हैं। जगह जगह ले जा करके हम लोग उनको ट्रैकिंग कराते हैं और प्रकृति को, उसको स्नेह और प्रकृति से जुड़ी चीज़ों को बारे में अवगत कराते हैं। ऑनलाइन दवा बिक्री अनुमति ड्राफ्ट के खिलाफ केमिस्ट संघों द्वारा लगातार विरोध दर्ज किया जा रहा है, जिसके चलते मंगलवार को परसवाड़ा के समस्त केमिस्ट संघ सदस्यों ने तहसीलदार संजय नागवंशी को ज्ञापन सौंपकर ऑनलाइन दवा बिक्री का विरोध किया। आज परसवाड़ा में मेडिकल एसोसिएशन द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया है,
ये इसीलिए है कि कुछ दवाइयाँ जो हैं नशीली पदार्थ यहाँ पर प्रतिबंधित है, लेकिन ऑनलाइन से वो सप्लाई किया जा रहा है। इसके विरोध में हम इसके पहले भी दवा एसोसिएशन बंद किया गया था, उसमें हाई कोर्ट में उसका केस भी चालू है, बहस जारी है। उसके बावजूद भी ऑनलाइन में दवाई सप्लाई किया जा रहा है। अल्प्राझोलम नशीली दवाइयाँ जो है वो ऑनलाइन सप्लाई किया जा रहा है। मेडिकल में नहीं मिलने के बावजूद भी ऑनलाइन सप्लाई किया जा रहा है। उसके विरोध में आज परासवाड़ा एसोसिएशन के द्वारा माननीय तहसीलदार साहब को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बालाघाट में पदस्थ भृत्य ब्रह्मानंद पटले ने अपने निवास में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ब्रह्मानंद कुछ दिनों से मानसिक रूप से अस्वस्थ थे। कोतवाली पुलिस ने ब्रह्मानंद की फांसी पर लटकी हुई लाश उनके कमरे से बरामद की। जानकारी के मुताबिक ब्रह्मानंद पटले नगर के वार्ड नंबर 6 चित्रगुप्त नगर में अपने परिवार के साथ रहते थे। 29 दिसंबर को ब्रह्मानंद BO ऑफिस कटंगी जाने निकले थे, लेकिन वे वापस नहीं लौटे, जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके परिजनों के द्वारा कोतवाली में की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें धोबीसर्रा में किसी रिश्तेदार के यहां से ढूंढा था। 10 जनवरी को ब्रह्मानंद ने अपने घर में फांसी लगा ली। तो ये क्या था कि इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। और दूसरी बात 2-3 दिन पहले कहीं चले गए थे, यानी कि ड्यूटी जाने के लिए बोलते थे लेकिन नहीं जाते थे। दीदी ने बोला कि ड्यूटी क्यों नहीं जा रहे हैं, तो बोले मुझे ठीक नहीं लगता, मुझे नहीं जाना है करके। अभी थोड़ा मानसिक संतुलन ठीक नहीं था उनका। तो देखे तो ये फांसी में चढ़े हुए थे कमरे में। जी। कितने बजे की बात? 1:30 बजे की बात है। 1:30 के बीच। नौकरी काय में थे ये DO ऑफिस में प्यून की पोस्ट में। नगर पालिका स्कूल मैदान में आयोजित 42वीं हॉकी महाकुंभ का फाइनल मैच शुक्रवार को खेला जाएगा, जिसमें झांसी और नासिक के बीच गोल दागने का जंगी मुकाबला होगा, जिसके एक वर्ष बाद 2020 में पुनः जनवरी माह में हॉकी के इस महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। नगर पालिका स्कूल मैदान में आयोजित इस हॉकी प्रतियोगिता में गुरुवार को 2 सेमीफाइनल मैच खेले गए। पहला सेमीफाइनल मैच BIG रुड़की और NCR झांसी के बीच खेला गया, जिसमें अंतिम समय में मिले स्ट्रोक पर दूसरा गोल कर झांसी की टीम ने फाइनल में प्रवेश किया, जबकि दिन का दूसरा सेमीफाइनल मैच जालंधर और नासिक के बीच खेला गया, जिसका फैसला शूटआउट से किया गया। इसमें मिले 5 मौकों में जालंधर की टीम एक भी गोल नहीं दाग पाई, जबकि नासिक ने एक ही मौके पर गोल दागकर फाइनल में प्रवेश किया। आयोजित इस प्रतियोगिता का समापन शुक्रवार को झांसी और नासिक के बीच खेले जाने वाले फाइनल के बाद किया जाएगा। मुलना स्टेडियम बालाघाट में 123 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा छात्राओं के लिए द्वितीय जिला स्तरीय अंतर विकास खंड 2 दिवसीय प्रतियोगिता का आज भव्य समापन हुआ। इस प्रतियोगिता के फाइनल में बिरसा एवं बालाघाट ने वॉलीबॉल प्रतियोगिता में बिरसा ने 25-17 से जीत हासिल की। वहीं दूसरा मैच जो कि कबड्डी का था वह परसवाड़ा एवं लांजी के बीच खेला गया, जिसमें परसवाड़ा ने 47 अंक से विजेता रही और लांजी 28 अंक से उप विजेता रही। समापन समारोह के मुख्य अतिथि श्री इरशाद वली, पुलिस उप महानिरीक्षक रेंज बालाघाट द्वारा प्रतियोगिता में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने वाली सभी बालिकाओं को प्रमाण पत्र एवं मेडल वितरित करके पुरस्कृत किया गया। समारोह की अध्यक्षता एवं मुख्य अतिथि की अगवानी श्री रघुवंश कुमार कमांडेंट 123 बटालियन के केंद्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा की गई एवं प्रतियोगिता समारोह में शिरकत करने हेतु स्मृति चिन्ह प्रदान करके सम्मानित किया गया। खेल प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए स्थानीय नागरिक, प्रशासन एवं सहयोगियों का आभार व्यक्त किया।
मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं के साथ साथ प्रतियोगिता में भाग लेने वाली छात्राओं को भी बधाई दी और कहा कि इससे खेल भावना विकसित होती है और आपसी सौहार्द को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की भूरी प्रशंसा की। साथ ही उन्होंने विजेता खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनके साथ ग्रुप फोटो खिंचवाया। इस प्रतियोगिता के दौरान सीनियर बेस्ट प्लेयर नमिता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कटंगी तथा जूनियर बेस्ट प्लेयर नैना किरनापुर एवं गोदेश्वरी लालबर्रा रही। पूरी प्रतियोगिता में बेस्ट ब्लॉक का पुरस्कार कटंगी ब्लॉक को दिया गया। विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफियों, प्रमाण पत्र और 3-3 हजार रुपए नकद से पुरस्कृत किया गया। और तरह के बाहर दिख रहा है। ये एक परसवाड़ा को प्राप्त हुआ। पीछे खेलो तुम लोग। बेटा देखना और परसवाड़ा के आप अपनी टीम को सहयोग बनाने के मैनेजर से ध्यान दें। और जो झूलेलाल हरिल जी को और जो भी ट्रैक जजेस हैं और जो उसके और इसी से जो में दूसरे टीचर इंजीनियर तमाम बालिका है कुमारी कुमारी पायल दूसरा स्थान प्राप्त किया है कुमारी गोदेश्वरी और इसी से हमारे प्रथम स्थान प्राप्त किया है कुमारी अंजलि। आ जाओ बेटा आ जाओ। और दूसरा स्थान पर रही है कुमारी सोना। इसी संख्या में फर्स्ट स्थान पर रही है कुमारी ललिता। दूसरा स्थान प्राप्त किया है कुमारी गायत्री और फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है कुमारी वेरी गुड। चलिए अपना आभार व्यक्त करते हैं जो उन्होंने अपना ये सहयोग हमें प्राप्त सहयोग दिया। इसके साथ ही मैं सभी पीजीआई का आभार शुक्रिया सब अदा करता हूँ कि उन्होंने 2 दिन तक लगातार फील्ड में मौजूद रहकर और उसके पहले भी फील्ड प्रिपरेशन में भी और खंड स्तरीय प्रतियोगिता में भी अपना योगदान दिया है। यहाँ पे उपस्थित नहीं है लेकिन खासकर जिला शिक्षा अधिकारी महोदय तो इस प्रतियोगिता के आयोजन में उन्होंने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। इसके अलावा मैं अपने बटालियन के उन सभी कार्मिकों का अधिकारियों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इतना अच्छा कम समय में फील्ड प्रिपेयर किया, सारी व्यवस्थाएं की और अचूक व्यवस्था से इस पूरे प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया। वारासिवनी क्षेत्र अंतर्गत सेवा सहकारी समिति में धान की खरीदी युद्ध स्तर पर जारी है, लेकिन खरीदी गई धान का परिवहन न होने से समिति को धान खरीदने में परेशानी हो रही है।
वहीं 2-3 दिन से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए कड़कड़ाती ठंड में उन्हें रात में अपनी धान की जगवाली करना पड़ रही है। वहीं वृत्ताकार सोसाइटी में बारदाने नहीं आने पर आज धान खरीदी बंद रही। वहीं वृत्ताकार सोसाइटी धान खरीदी प्रभारी दिनेश परिहार ने बताया कि करीब 18,000 बोरी धान डंप है, जिसके कारण खरीदी करने में परेशानी हो रही है। वहीं बारदाने भी खत्म हो चुके हैं। 20,000 बारदाने की मांग की गई है। बारदाने आने पर खरीदी कार्य प्रारंभ किया जाएगा। अगर गलत में गया तो हमारी जवाबदारी आएगी, कम से कम मैं भी देख लूँगा फोटो अपनी, न्यूज़ में आना चाहिए। हम आ जाएंगे ना जी, बराबर आ जाते हैं 10 मिनट। मेरा नाम संतोष सरनागर जी। आप भी वृत्ताकार सोसाइटी में धान विक्रय करने आए? हाँ, विक्रय। कब आए हैं यहाँ पे? परसों के दिन से आए। 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। तो तौलक हो गया क्या आपके धान का काटा? आधा धान उधर जो ग्राउंड में था उसमें तौलक आज हुआ है, और यहाँ पर बोरे कल नहीं मिल रहे हैं, बोरे की कमी है, तो बोरे परसों मिलेंगे बोल रहे हैं। और हम यहाँ पर किसान लोग सभी लोग यहाँ पर इतनी ठंडी में धान को जगवाली करते हैं, तो हम भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो कितने किसान है या कितनी धान है? कम से कम धान तो 2-3 हज़ार कुंटल दिख रही है पूरे ग्राउंड में, और सभी कम से कम मदनपुर, तुमाड़ी, वारा, झालीवाड़ा, मेहंदीवाड़ा ये किसान यहाँ पर अधिकतर लोग हैं। सिर्फ विश्व ठंडी, इतनी ठंड लग रही है, ठंड में आपको रात की जगवाली करना पड़ेगा। रात को धान की जगवाली करना पड़ेगा। क्या होना चाहिए व्यवस्था? व्यवस्था बोरे सबको तत्काल दी जाएंगे, और तत्काल काटा करवाया कर या धान का एंट्री करवा ली जाए। पर उनका भी जो आरोप है, यानी उनका कहना है कि यहाँ से धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। तो आज लगे हैं ट्रक, अब धीरे धीरे व्यवस्था बना रही गवर्नमेंट, लेकिन ये व्यवस्था धीमे गति का समाचार है। जब शासन के द्वारा कहा जा रहा है कि धान खरीदी की तिथि बढ़ा दी गई है 25 जनवरी तक, जी क्या आपको जानकारी इस संबंध में? नहीं, इस संबंध में पेपरों के माध्यम से जानकारी आई है, बाकी ऑथेंटिक कोई जानकारी आप इसी उद्देश्य से बेच रहे हैं कि 15 जनवरी तक विक्रय करना? हमें खरीदी में तो बहुत परेशानी थी, तो कल हमारे अधिकारी और हमने कोई अपने प्रयास करके बाजू में PWD के पीछे में हमने एक कैंपस खाली था, वहाँ लिए। नहीं तो कल हमारे साथ ये स्थिति थी कि ये जो वारासुनी से रामपाली रोड है पूरा अवरुद्ध हो जाता, पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता। और कल हमने व्यवस्था बना करके वहाँ पे अभी किसानों का माल डंप करवाया है, वहाँ पे खरीदी कल से चालू कर देंगे। हमारे पास आज शाम तक संभवतः बारदाना अगर आ जाएगा तो कल खरीदी अच्छे से वहाँ पे प्रारंभ की जा सकती है। और बारदाना नहीं आया तो कल खरीदी नहीं हो पाएगी? बारदाने नहीं आ पाएगी तो हमारे पास, क्योंकि बारदाने का स्टॉक बचा ही नहीं है। हमने 20,000 बारदानों की डिमांड की है। अधिकारी कर्मचारी ने हमें अवगत कराया कि 20,000 बारदाना आपके पास शाम तक पहुंच जाएगा। फिर किसानों का कहना है PWD विभाग का जो पीछे का है वो खाली परिसर में जो धान रहते हैं वो 2-3 दिन से हम वहीं रात में जगवाली कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों? नहीं, 3 दिन से नहीं है, सिर्फ कृषक वहाँ पे कल ही कृषक ने माल डाला है, तो कल की रात तो कल तो पॉसिबल ही नहीं था काटा करने, क्योंकि यहाँ पे डंप के कारण यहाँ पे अंदर माल या पैर रखने की भी यहाँ पे अंदर जगह नहीं थी, इसलिए वहाँ पे तो किसान वहाँ पे कल से ही है, और कल से वहाँ पे खरीदी प्रारंभ हो जाएगी। ये तिथि जो बढ़ी है उसकी कोई लिखित आदेश मिल गया? तिथि बढ़ गई। आज हमें विभागीय तौर पे लेटर भी प्राप्त हो गए, समाचार पत्रों में प्रकाशित किया चुका है। मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि सभी किसान भी भाई लोग भी जो अभी एकदम से जो किसान अपनी उपज को बेचने में बहुत जल्दी कर रहा था, अब आराम से 25 जनवरी तक अपनी उपज को समिति में ले जाकर के तय सीमा के अंतर्गत वहाँ पे बेच दे। वारासिवनी थाना क्षेत्र से 2 नाबालिग लड़की घर से बिना बताए कहीं चली गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों ही लड़कियां सहेली बताई जा रही हैं। 6 जनवरी को एक बालिका महोझरी से वारासिवनी जाने निकली थी। लापता दोनों लड़की के घर नहीं आने पर उनके परिजनों ने वारासिवनी थाना में रिपोर्ट की है कि दोनों सहेलियों को बहला फुसलाकर उनका अपहरण किया गया है, जिस पर वारासिवनी पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। शासन के द्वारा आयुष्मान भारत योजना के तहत हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने के लिए गोल्डन कार्ड बनवाए जा रहे हैं।
लेकिन हितग्राहियों से इस कार्ड के एवज में 50 रुपए लिए जा रहे हैं, जबकि शासन के निर्देश हैं कि गोल्डन कार्ड के लिए हितग्राही से 30 रुपए निर्धारित शुल्क लिए जाएं। वहीं इस मामले की शिकायत हितग्राहियों ने सीईओ गायत्री कुमार सारथी से की है, जिन्होंने इस मामले को लेकर जांच शुरू कर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। द्वार की बच्चे लोग ये क्या करते हैं आप? हम बस खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी, किसानी। हाँ। तो क्या कितना पैसा लगा कार्ड बनाने के लिए? हमको एक जन के 30 रुपए, 2 जन के 60 रुपए दिए बुड्ढा बुड्ढी ने। अच्छा। हाँ। और लगेंगे क्या कार्ड आएंगे जब 20 रुपए और हाँ, लगेंगे। ऐसा कहे तो अभी कार्ड नहीं दिए? नहीं दिए। तो 50 रुपए बताएं टोटल। हाँ, 50 रुपए बताए। उत्तम। ये जो आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड बन रहे हैं, तो आपने बनवाया? जी। कब बनवाया आपने? ये 8 तारीख को बनाया। अच्छा, तो पंचायत में शिविर लगा था या? नहीं, घर आके बना रहे हैं। जो है पंचायत के कोई लड़के लोग, वो लोग घर आकर के बना रहे हैं। तो कितना पैसा लिए उन्होंने? बाद में बोले 20 रुपए लगेगा, और अभी वर्तमान में 30 रुपए लिए। ऐसा 50 रुपए मतलब? ऐसा 50 रुपए लगेगा बोले? लगेगा। तो कहाँ के रहने वाले थे? कौन? ये अपने गांव का ही लड़का है। कौन? ये है, क्या नाम उनका, ये नीलजीवार है कोई लड़का अपने यहाँ पे। समस्या सर वही है कि अभी मतलब 2 काउंटर हो गए थे आयुष्मान भारत योजना के जो कार्ड बनाने वाले थे। फिर एक लड़का जो था वो 50 रुपए बोल रहा था एक कार्ड का। एक तो बनाया कुछ लोगों को? 2-4 लोगों को बनाया, लिया उनसे 50 रुपए। जी। और अपने जो दूसरे काउंटर वाले भैया ये 30 रुपए। 30 रुपए लिए जी। तो मतलब उनने और भी पहले बनाया है क्या, जिन्हें 50 रुपए लिया? बता रहे हैं आप लोग बनाया क्या? बनाया। सर, ये आयुष्मान भारत योजना के जो कार्ड बन रहे हैं गांव-गांव में, गोल्डन कार्ड, केंद्र सरकार की योजना अंतर्गत, इसमें नीलजी ग्राम पंचायत से शिकायत आई कि मतलब उनसे 50 रुपये हितग्राहियों से लिया जा रहा है। ठीक, मैं इसको दिखवा लेता हूँ, क्योंकि उसमें निर्देश यही प्राप्त है आयुष्मान भारत योजना के तहत कि हमारे CSC के जो ऑपरेटर हैं वो लोग प्रत्येक हितग्राही से 30 रुपये ले करके गोल्डन कार्ड बनाएंगे। अब यदि ऐसा है कि वो 50 रुपये ले रहे हैं तो वो गलत है, वो नियम विरुद्ध है। मैं उनसे जो भी संबंधित CSC केंद्र वाले हैं उनसे मैं चर्चा करूँगा और उच्च अधिकारियों को भी सूचित करूँगा इसमें कि इनके द्वारा ऐसा गलत कार्य किया जा रहा है। इसमें पंचायत वालों को सहयोग करने के लिए हमने निर्देशित कर रखा है। वास्तव में ये स्वास्थ्य विभाग वाले इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो हमारे ई-गवर्नेंस वाले हैं ये लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम लोग तो कर ही रहे हैं, हम लोग का ये काम है ही, राजस्व विभाग या हमारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का। मैं पंचायतों को और एक बार वो कर देता हूँ। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लांजी विधायक हिना कावरे विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित, कांग्रेसियों में खुशी की लहर, जश्न मनाकर खुशी का किया इजहार। सुनील कांकरिया हत्याकांड मामले का मास्टरमाइंड राकेश जैन सहित 2 आरोपी गिरफ्तार, शुक्रवार को किया जाएगा न्यायालय में पेश। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कलेक्टर दीपक आर्य ने मतगणना स्थल का किया निरीक्षण, बस स्टैंड स्थानांतरित किए जाने की मंशा को लेकर कृषि उपज मंडी के सामने स्थित भूमि का लिया जायजा। बारदानों के अभाव में सावंगी धान खरीदी कार्य बाधित, किसानों को उठानी पड़ रही दिक्कतें। डीईओ कार्यालय के भृत्य ने अपने घर में फांसी लगाकर की आत्महत्या, मानसिक रूप से अस्वस्थ था मृतक। और वारासिवनी से 2 नाबालिग सहेली लापता, परिजनों ने अपहरण की दर्ज कराई शिकायत। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।